परिष्कार की लैब से ही हर साइंस का बच्चा करना चाहता है प्रैक्टिकल, क्योंकि परिष्कार की फैकल्टी है खास जो बनाती है इस प्रैक्टिकल को और भी खास, यहाँ की क्लासेस को और भी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ललिता बेनीवाल मैम बेंजीन से नाइट्रोजन को बनाना सिखा रही हैं बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज अपन देखेंगे कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया जब सांद्र HNO3 के साथ में सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ये नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, इसका क्रियाविधि क्या है? तो अपन क्रियाविधि देखें तो सबसे पहले जो अपन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं वो दोनों रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन स्नेह बनाएंगे जिसको अपन कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। जो ये नाइट्रोनियम आयन बन गया वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन स्नेह है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेह है वो आगे जाके बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा और जो ये अभिक्रिया होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये इसमें क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये इलेक्ट्रॉन की कमी आने के बाद में बेंजीन में क्या होगा, अनुनाद होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। पैरा के बाद वापस ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। इस तरह से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जुड़ता है तो जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। और इसका एक अपन अनुनादी संकर बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, अरेनियम आयन कहते हैं या विलयन मध्यवर्ती कहते हैं और इसको सिग्मा संकुल भी कहा जाता है। और लास्ट में क्या होगा, H+ अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। परिष्कार में मिलेगी सिर्फ कामयाबी, सफलता, और इस सफलता का राज है यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी। यहाँ की साइंस इतनी आसानी से पढ़ाई जाती है कि बच्चों को हर कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होता है। देखिए किस तरीके से सुनीता मैम हक्कल के नियम को समझा रही हैं बहुत ही आसानी के साथ। हक्कल का नियम, आज हम समझते हैं हक्कल के नियम के बारे में। हक्कल का जो नियम होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करने में काम आता है। ये हक्कल नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने नियम दिया है। इस नियम को जरा हम समझते हैं। देखिए, यदि किसी यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, साथ में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो, विस्थानीकरण का मतलब होता है बच्चों रेजोनेंस होना या फिर हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन होना इलेक्ट्रॉन का उपस्थित हो, इन यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो हक्कल के नियम को फॉलो करेंगे, अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं हम विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। विस्थानीकरण का मतलब अनुनाद की जो पॉसिबिलिटी होती है उनको जरा हम देख लें। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यदि नेगेटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज हो तब भी रेजोनेंस हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, इसमें भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट होंगे तो वहां पे अनुनाद होना चाहिए। तो ये एरोमेटिक यौगिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन होती है कि हक्कल का नियम भी फॉलो हो और साथ में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन भी हो। अब हम समझते हैं, इसमें देखिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो इसमें देखिए हक्कल के नियम होता है अपना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू यदि हम 0 लें, n की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो अपने पास जो वैल्यू बनती है 0 ले लिया तो इंटू 0 + 2, इसका मतलब यहाँ पे हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब है कि जो भी सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और अगर हम n की वैल्यू 1 लें, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो अपना जो सिस्टम बनेगा ये बनेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस तरीके से 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो हक्कल के नियम को फॉलो करेगा। क्यों होते हैं परिष्कार से इतने प्लेसमेंट्स, इसको जानने के लिए देखिए यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी को, किस प्रकार से यहाँ कॉमर्स को जीवंत बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से HRD के फंक्शन को काजल मैम समझा रही हैं। आइए देखते हैं, जब अपन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं कंपनी में तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
किस तरीके से वर्क करते हैं। आइए, सबसे पहले होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिक मीन्स आप ये देख रहे हो कि आने वाले टाइम में अपन के ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट होने वाली है। देयर कुड बी मैनी वेज जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है कोई एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए, हो सकता है कोई एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, हो सकता है किसी एम्प्लॉयज़ को आपने निकाल दिया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया, हो सकता है आपका बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा हो। तो जब भी ये सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, तब अपन को एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले अपन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसके बेसिस पे अपन ये डिटरमाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल अपन को 50 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। अब वो 50 एम्प्लॉयज़ अपन को कहाँ से मिलेंगे? जब अपन रिक्रूटमेंट करेंगे, जब अपन एडवर्टाइजमेंट देंगे अपने एड्स में, क्लासिफाइड्स में एडवर्टाइजमेंट देंगे, अपन अपने वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट देंगे दैट वी नीड 50 एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब रिक्रूटमेंट अपन करेंगे, जब एम्प्लॉयज़ तक बात पहुंचेगी सबके पास कि रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, तो दे विल अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जब वो अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप उनको सेलेक्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और उनके बेसिस पे आप 50 एम्प्लॉयज़ को चूज करेंगे। हो सकता है यू नीड 50 एम्प्लॉयज़, रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपके पास 100 एप्लीकेशंस आई है, बट सिलेक्शन में आप उनमें से 50 एम्प्लॉयज़ को चूज कर लेंगे, 50 एम्प्लॉयज़ को डिस्कार्ड कर देंगे जो कि बिल्कुल भी आपकी क्वालिफिकेशंस पे मीट नहीं कर रहे थे। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपका होगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स जिस जगह के लिए, जिस पोजीशन के लिए आपने उन एम्प्लॉयज़ को रखा था ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको उनकी उस पोजीशन पे प्लेस कर देंगे, उनको वो जॉब असाइन कर देंगे। फिर जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो होता है इंडक्शन। इंडक्शन होता है जब नया नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो इंडक्शन के अंदर अपन उस एम्प्लॉय को अपने पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, अपने रूल्स के बारे में बताते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये है अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है। क्यों है परिष्कार की कॉमर्स इतनी आसान? क्यों है इसको पढ़ना इतना आसान? क्योंकि यहाँ के थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रोविजंस को भी बहुत ही आसानी के साथ और सहजता के साथ पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीषा मैम बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रोविजंस को समझा रही हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सैलरी के लिए इंट्रोडक्शन, जो हम लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स में हमारे पास में एक टॉपिक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है और हमारे कौन सी सेक्शन में इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है वो टैक्सेबल होता है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, उसी का इंट्रोडक्शन है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हमारे पास में 3 सेक्शंस कवर होती है, सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। अब ये किस टाइप से हमारी बाइफिकेट होगी वो हम लोग देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हेड है और हमारा फर्स्ट हेड है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में हमारे पास में कवर होते हैं चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हमारे पास में ऐसे कौन कौन से हेड हैं या फिर ऐसे कौन कौन से हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में चार्जेबल होंगे, ये हमें अंडर सेक्शन 15 में प्रोवाइडेड है। अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें हम लोगों को प्रोवाइडेड है सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू हमारी कौन से बेसिस पे होगी? नेक्स्ट है सैलरी पेड और अलाउड थ्रू नॉट ड्यू। कुछ हमारे पास में ऐसी सैलरी भी हम लोगों को रिसीव होती है जो सैलरी हम लोगों के पास सिर्फ ड्यू हुई है, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में ड्यू डेट पे हमारी सैलरी जो होगी वो टैक्सेबल होगी या फिर रिसीव डेट पे टैक्सेबल होगी, तो ये हमें सेक्शन 15 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है एरियर ऑफ सैलरी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो सैलरी हमारी एरियर रहती है, तो उस एरियर ऑफ सैलरी को भी हम लोग किस टाइप से टैक्सेबल करेंगे, कौन सी हमारे पास में कौन सी डेट पे हमारी जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल होगी, कब हम लोगों को जो सैलरी ड्यू हुई है और कब रिसीव हुई है, उनमें से कौन सी ऐसी डेट होगी जिसपे हम लोग सैलरी को टैक्सेबल करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोविज़न है वो हम लोगों को सेक्शन 15 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 16। सेक्शन 16 में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हमारे पास में 3 टाइप के डिडक्शन हम लोगों को प्रोवाइडेड होती है। अब वो तीनों टाइप के डिडक्शंस को हम लोग किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या प्रोविजंस है, ये सब कुछ हम लोगों को सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है। अब इसमें कौन कौन सी डिडक्शन है हमारे पास में? हमारे पास डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू नीडेड अबाउट द स्टैंडर्ड डिडक्शन। हर एम्प्लॉय जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, जिसे भी हमें सैलरी प्रोवाइडेड हो रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो
स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए क्या प्रोविज़न है, ये हम लोग सेक्शन 16 जब कवर करेंगे उसमें देखेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स। ये 3 टाइप की डिडक्शन जो हम लोगों को सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है। अब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कैलकुलेट करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में सेक्शन 15 थी, 16 थी और 17 थी। 15 में तो चार्जेबिलिटी है, 16 में हमारे पास में डिडक्शंस है फॉर द इनकम फ्रॉम सैलरी हेड एंड नेक्स्ट सेक्शन 17 में मीनिंग है। आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कैलकुलेट करेंगे, उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सैलरी है उसका क्या मीन है। हमारे इनकम टैक्स में सैलरी का क्या मीन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में परक्यूजिट्स। परक्यूजिट स्टूडेंट्स हमारे वो होते हैं जो हमारी कंपनी एक एम्प्लॉय को बेनिफिट देती है, लेकिन ये जो बेनिफिट होते हैं नॉन मॉनेटरी टर्म में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। स्टूडेंट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता है जब भी हमारे पास में कोई कंपनी सैलरी के अलावा कोई भी हमारे पास में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी तो वो हमारे पास में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कहलाएगी। जैसे इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं ग्रेजुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड एटसेट्रा। फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप IAS, RAS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।